सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमः। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज राजसमंद। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत में जो उच्चारण स्थान हैं उनको पढ़ेंगे। प्रायः सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में और बीए पाठ्यक्रम में उच्चारण स्थान सम्मिलित है। प्रत्येक शब्द का सही प्रकार से उच्चारण करना और सही प्रकार से उच्चारण करके उसको सही प्रकार से समझना, ये संस्कृत और सभी भाषाओं में नितांत आवश्यक होता है। कहा गया है, एकः शब्द सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। सही प्रकार से उच्चारित किया गया शब्द अंतर, मन और बाह्य जगत दोनों को प्रभावित करता है, और सही शब्द का उच्चारण यदि हम नहीं करते हैं तो वह निसंदेह अनिष्ट का फलदायी होता है। सबसे पहले अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। कंठ से कौन कौन से शब्दों का उच्चारण किया जाता है उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये जो बताया गया है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ये एक सूत्र है और इस सूत्र में संक्षेप में बताया है कि कु का मतलब क वर्ग। यहां पर बताया अ यानी अकार यानी केवल अ, कु अर्थात क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, ङ, और यहां पर दिया है ह। ये ह, विसर्ग और विसर्ग, इन सबका उच्चारण स्थान कंठ है। यदि हम उच्चारण करके देखें तो क, ख, ग, घ, ङ उच्चारण करके हम देखें तो हम महसूस करेंगे कि जहां से क वर्ण का उच्चारण हो रहा है, जहां से ये ध्वनि निकल करके आ रही है, वह स्थान कंठ है। और इतना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख करके इस वर्णमाला को बनाया गया है। प्रत्येक वर्णमाला का जो प्रत्येक अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक अक्षर उस ही स्थान से उच्चारित किया जाता है। तो क वर्ग ए का भी उच्चारण स्थान उसी प्रकार से होता है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। ऐसे ही तालु, तालु के लिए क्या है, ई से इकार, चू से च वर्ग, और च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, च, छ, ज, झ, ञ, य तथा स, इनका उच्चारण स्थान तालु है। देखिए संस्कृत में 3 प्रकार के सकार हैं। तो ये जो स है जिसको हम संकर वाला स कहते हैं, जिस प्रकार से च को बोला जाता है च स, उसी प्रकार से इस स का उच्चारण करना है। तो इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान तालु हुआ। ये सूत्र है और सूत्र बहुत बड़े अर्थ को संक्षेप में बताने का या समझाने का एक माध्यम होता है। इसलिए सभी संस्कृत व्याकरण के सूत्र इस प्रकार से लिखे गए हैं, सूत्र रूप में संस्कृत व्याकरण को लिखा गया है ताकि इनको स्मरण करके और समझ सके। तृतीय है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसमें रि से अर्थात ऋकार, टू से अर्थात ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण है, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, इसको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। तो इन सब पांचों वर्णों के साथ में ऋकार, र और श, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ये जो सकार था इसका उच्चारण स्थान तालु था, इसको पृथक रूप से बोला जाएगा। और ये जो श है ये मूर्धा से उच्चारित होता है। जिस प्रकार से ट का उच्चारण होता है ट, ठ, ड, ढ, श, जहां पर जीभ मुड़ करके टच हो रही है, स्पर्श कर रही है उस स्थान को, वह स्थान मूर्धा कहलाता है। आप बोलते समय महसूस करने का प्रयास करें कि जीभ उलट करके किसी स्थान को टच कर रही है, ट, ठ,
ड, ध, ण। जिस प्रकार से उलट करके टच कर रही है उस स्थान को, वह स्थान मूर्धा है। तो इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। आगे है ऋतुलसानाम दंतः। दांत से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो उनके लिए बताया लृ अर्थात लृकार, तु अर्थात त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? त, थ, द, ध, न। देखिए, त जीवा किस स्थान को स्पर्श कर रही है? त, थ, द, ध, न। इस प्रकार से जिस स्थान को जिह्वा स्पर्श करती है वह स्थान दंत है। तो ये जो वर्ण है वो दांत से बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं। ऐसे ही ल और स, इस स को जब हम बोलेंगे तो च की जिस प्रकार से ध्वनि निकलती है उस ही स्थान पर स्पर्श करके हमें इस स का उच्चारण करना है। तो इस सकार को हमने कहा तालव्य सकार च स, इसको कहा हमने मूर्धन्य सकार श, और इसको हमने कहा दंत्य सकार स। नेक्स्ट है उपपद मानियाना मोस्टो। उपपद मानियाना मोस्टो, यहां पर उ यानी उ। पिछले भी जब हमने पढ़ा तो कहीं पर ई आया, कहीं पर ए आया, तो ए का मतलब बड़ा आ भी हो सकता है, ई का मतलब इचू यसानाम तालु। तो ई का जहां पर तात्पर्य है वो बड़ा ई भी वहां पर हो सकता है, और यहां पर भी उकार से मतलब बड़ा ऊ भी हो सकता है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म, ये पूरा प वर्ग तथा उपपद मानिए का उच्चारण स्थान औष्ठ है। देखिए, प का जब हम उच्चारण करते हैं तो आप महसूस कीजिए कि प का उच्चारण करते समय दोनों होठ आपस में टच हो रहे हैं, स्पर्श हो रहे हैं। प, फ, ब, भ, म। तो इसमें दोनों होठ जो है आपस में टच हो रहे हैं। ऊपर वाले को हिस्से को होठ कहा जाता है ओष्ठ, और नीचे वाले को अधर कहा जाता है साहित्य में। इस प्रकार से ऊ का जब हम उच्चारण करते हैं तो वहां पर भी दोनों होठ आपस में टच होते हैं। और उपपद मानिए, उपपद मानिए का मतलब क्या है? तो उसका आगे बताते हैं कि प और फ, प और जो फ शब्द है इनके आगे यदि अर्ध विसर्ग हो, इनके आगे यदि अर्ध विसर्ग हो तो वह उपपद मानीय हो जाता है। फ, प। इस प्रकार से यदि इनके आगे अर्ध विसर्ग हो, प के आगे अर्ध विसर्ग हो और फ के आगे अर्ध विसर्ग हो, तो उनको हम उपपद मानीय कहते हैं। वर्तमान समय व्याकरण में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता है। वैदिक साहित्य में कई जगहों पर इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन लौकिक साहित्य में या लौकिक संस्कृत में बहुत अधिक प्रयोग अब इसका नहीं रहा है। तो हम केवल इतना समझ के चलें कि उकार और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। नेक्स्ट है य, म, ङ, ण, न, यम गणना नाम नासिका च। जो वर्ग के पंचम अक्षर हैं य, म, ङ, ण, न, आप महसूस कीजिए इन सब वर्णों का जो उच्चारण हो रहा है वह नासिका से हो रहा है। मुख के साथ में नासिका से इन वर्णों का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इन वर्णों को कहा नासिक वर्ण। नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण, उनको हमने कहा नासिक वर्ण। ये पंचम वर्ण होते हैं और विशेष अवधान देकर के सावधानी के साथ में इन वर्णों का उच्चारण हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है ए दैतो कंठ तालु, अर्थात ए आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ए आई,
तो हम महसूस करेंगे कि कंठ जिस प्रकार से कै का उच्चारण करते थे और जिस प्रकार से चै का उच्चारण करते थे, इन दोनों का मिश्रण करके ए और ऐ का उच्चारण होता है। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान तालु है, यह हमें समझना चाहिए। आगे हैं ओ दौतो कंठस्थम, अर्थात ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और औष्ठ है। सम्मिलित रूप से जिस प्रकार से हमने कै का उच्चारण किया और हमने पै का उच्चारण किया, उसी प्रकार से सम्मिलित रूप में ओ, इसमें ओष्ठ का प्रयोग भी हमें करना पड़ रहा है और कंठ का प्रयोग भी हमें करना पड़ रहा है। तो ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ संयुक्त रूप से हैं। आगे है वकारस्य दंतोष्ठम, जो वह है वह शब्द का उच्चारण दंत और ओष्ठ है। वह, यहाँ पर जिह्वा को दांत के टच भी करना पड़ रहा है और दोनों होठों को भी आपस में मिलाना पड़ रहा है। जब हम उच्चारण करेंगे तो हम और गहराई से इस विषय को समझ पाएंगे। जब आप इस विषय को समझें तो इन शब्दों को उच्चारित करके जरूर देखें। आप प्रयास करें और अंतर्मन से समझने को यह सोचें, अंतर्मन से समझने का यह प्रयास करें कि यह शब्द किस प्रकार से बोला जा रहा है। तो वो समझने का निसंदेह आपको प्रयास करना चाहिए। तो वह का उच्चारण स्थान है दंत और औष्ठ। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल, जिह्वा मूल के बारे में बताया। क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय। कह कह, जिह्वा मूल, घंट के साथ में जिह्वा का जो मूल है, जहां से जिह्वा निकलती है, तो जिह्वा के मूल से क और ख, ये भी अर्ध विसर्ग वाले क और अर्ध विसर्ग वाला ही ख। जैसे हमने कहा दुख, तो ख के पहले क्या है? विसर्ग है, तो ये ख क्या हुआ? ये जिह्वा मूलीय हो गया, दुख। तो ख क्या हुआ? ख इसमें जिह्वा मूलीय हुआ। तो इस प्रकार से जिह्वा मूलीय, क और ख अर्ध विसर्ग वाला या विसर्ग के बाद वाला। नासिका अनुस्वार से, और अनुस्वार जैसे म, इस प्रकार से हमने कहा, तो अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका से ही होता है। हमने कहा देवम, ओम, तो जो मैं है उस मैं का जो उच्चारण स्थान है वह भी नासिका है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका है। इस प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी में, जो कि मैंने पहले भी बताया, वृद्धराज आचार्य द्वारा लिखित है, और ये अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा था उसी का संक्षिप्त रूप मध्य सिद्धांत कौमुदी इनमें भी प्राप्त है, और इनका भी लघु रूप लघु सिद्धांत कौमुदी में अपने को प्राप्त होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में इस प्रकार से 11 प्रकार के उच्चारण स्थानों के बारे में बताया गया है, जिनको आज हमने यहाँ पर समझा। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। बीए पाठ्यक्रम में तो मैंने कहा निसंदेह सभी जगहों पर उच्चारण स्थानों को सम्मिलित किया ही गया है। साथ में चाहे नेट का एग्जाम हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस के मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। विद्यार्थी को कोई एक सब्जेक्ट उनमें से चुनना होता है, और उनमें 250 नंबर के 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं, और उनमें प्रथम प्रश्न पत्र में उच्चारण स्थान दिए गए हैं, और वहां पर उच्चारण स्थानों से हर बार 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आईएएस के एग्जाम में किस प्रकार से उच्चारण स्थानों से प्रश्न आते हैं उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे
2015 में 2015 में आईएएस मेंस में संस्कृत के पाठ्यक्रम में ये एक प्रश्न आया। री श री श प वर्णानाम उच्चारण स्थानानि लेख्यानि। इन 3 वर्णों के उच्चारण स्थान बताइए। ये आईएएस 2015 के संस्कृत सब्जेक्ट में उसके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया था। तो री का हमने क्या पढ़ा था? री का हमने पढ़ा था ऋतु रसाणा मूर्धा। तो री का उच्चारण स्थान क्या हुआ? मूर्धा। से का हमने क्या पढ़ा था? इचु यसानाम तालु। तो क्या उत्तर होगा? से का तालु। पै का हमने पढ़ा था उपदमानिया नाम ओष्ठो। तो पै का उच्चारण स्थान हुआ ओष्ठ। हम देखने का प्रयास करें तो यहां पर देखें हम ई का उच्चारण स्थान जो हमने कहा से का उच्चारण स्थान हुआ तालु, री का उच्चारण स्थान हुआ मूर्धा और री का दंत जो हम देखते हैं आगे ये। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थानों के विषय में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और सही प्रकार से यदि उच्चारण स्थान का हमें ज्ञान हो तो हमारी वर्तनी, हमारी वाणी भी शुद्ध होती है, परिष्कृत होती है। और जैसा कि वेदों में भी कहा है कि हमारी शुद्ध वाणी हमें इहलोक और परलोक में आनंद को प्रदान करने वाली होती है। तो हमारी वाणी शुद्ध हो इसके लिए भी उच्चारण स्थान आवश्यक है। परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस दृष्टि से भी उच्चारण स्थान हमें आने चाहिए। एक और उदाहरण हम देखते हैं। इसमें ली, ये और न वर्णानाम उच्चारण स्थानानि लेख्यानि। ये 2016 में आईएएस मेंस में यह प्रश्न पूछा गया था। ली का जैसे हमने पहले भी बताया ऋतु लसानाम दंता। तो ली का उच्चारण स्थान हुआ दंत। य इचु यसानाम तालु। तो ये का उच्चारण स्थान हुआ तालु। और न का हम यहां पर देखेंगे तो न का उच्चारण स्थान हुआ दंत। ऋतु लसानाम दंता। इस प्रकार से प्रायः परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बीए प्रथम वर्ष में भी एमएलएसयू विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी उच्चारण स्थान दिए गए हैं संज्ञा प्रकरण में। तो वहां पर भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी विद्यार्थियों को उच्चारण स्थानों को सही से स्मरण करना चाहिए सूत्र सहित। यदि हमें सूत्र याद होगा तो हम कभी भी इनको भूलेंगे नहीं। तो हमें सूत्र सहित इन उच्चारण स्थानों को याद रखना चाहिए। धन्यवाद।